हमने पहले तो सैलरी के बारे में बहुत बातचीत की, उसके बाद हमने कंक्लूड ये किया कि इस चैप्टर के अंदर में पहला सेक्शन जो आएगा वो आएगा बेसिक सैलरी, बोनस और कुछ और चीजें जो सैलरी के कंपोनेंट में आती है, जो हमने देखी है और हम देख भी रहे हैं आगे। दूसरा वो सेक्शन आएगा जहां पे हम अलाउंसेस की बात करेंगे, जो ओवर एंड अबव दी सैलरी दिया जाता है, ओवर एंड अबव बेसिक सैलरी दिया जाता है, उसको हमारे कन्वीनियंस के लिए हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। उसके अलावा आते हैं परक्यूजिट्स। हमने ये भी देखा कि अलाउंसेस कैश में दिए जाते हैं, और परक्यूजिट्स की जब मैं बात करता हूं, परक्यूजिट्स आपको डायरेक्ट फैसिलिटी दी जाती है। तो अगर आप मेडिकल अलाउंस की बात करो, आपको 5000 रुपीज एडिशनल दिए गए हैं पर मंथ, और ये आपके ऊपर आप कैसे खर्चा कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज अलाउंस। बट आपको अगर टाई अप करके किसी हॉस्पिटल के साथ दे दिया गया है एक एक लिमिट ऑफ अमाउंट कि आप 5000 तक यहां खर्चा कर सकते हो, आपको पैसे नहीं चार्ज किए जाएंगे, दैट बिकम्स परक्यूजिट। सो परक्यूजिट का फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होता है, उसके रूल्स दिए गए हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पीएफ, पीआरएस, पेंशन, ग्रेचुटी एक्सेट्रा, उसके ऊपर बात होगी। ये सब मिला करके होता है ग्रॉस सैलरी। इसमें से डिडक्शंस होता है कुछ, और फिर बनता है नेट टैक्सेबल सैलरी। अगर मैं फुली टैक्सेबल कंपोनेंट्स की बात करूं तो 5 कंपोनेंट्स आते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं 100%। एक होता है आपका बेसिक सैलरी, जो आपके टाइम एंड एफर्ट्स के लिए दिया जाता है आपको। दूसरा होता है डियरनेस अलाउंस, जो आपको दिया जाता है टू मीट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। उसके बाद आता है बोनस। बोनस अगर आपको सिर्फ मिला है तो ही, डिक्लेयर्ड नहीं, ओनली इफ इट इज रिसीव्ड एंड व्हेनेवर इट इज रिसीव्ड, ठीक है। फिर फीस आती है और फिर कमीशन आता है। कमीशन भी कौन से भी बेसिस पे दिया हो आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जब मैं बात करता हूं सैलरी की, तो उसमें कुछ चीजें जरूरी है समझना। पहले तो रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होना जरूरी है। सर रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मतलब क्या? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रिटर्न ओरल जो भी हो, रिटर्न होता है यूजुअली। कंपेंसेशन जो दिया जा रहा है, मतलब कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। ये जो रिलेशन है एम्प्लॉय एम्प्लॉय का, ये प्रिंसिपल एजेंट वाला नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, इफ ही इज ओनली अ डायरेक्टर, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होगा। एमपी एमएलए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होगा। पेपर सेटर एग्जामिनर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होगा। जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनली एम्प्लॉयमेंट दी गई है, इसके लिए वो सैलरी में आ जाएगा। पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो अगर मैं पार्टनर हूं तो पीजीबीपी, अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो सैलरी। सेक्शन 17(1) के अंदर हमें सैलरी के अंदर हमें 4 सेक्शंस देखे हमने। पहला बेसिक का था, दूसरा पेंशन, प्रोविडेंट फंड, अग्निवीर अमेंडमेंट था, ग्रेचुटी, और उसके बाद फीस, कमीशन, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एक्सेट्रा, परक्यूजिट्स था, और फिर लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी था। इसी के बेसिस पे 10 पॉइंट देखे थे हमने। पहला पॉइंट था वेजेस, दूसरा पॉइंट था एन्युटी या पेंशन, तीसरा था ग्रेचुटी, उसके बाद फीस, कमीशन, परक्यूजिट और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, फिर एडवांस ऑफ सैलरी था, उसके बाद क्या था? लीव सैलरी था, लीव एनकैशमेंट था, देन कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या कोई भी बैलेंस जो आपने पीएफ के अंदर में ट्रांसफर किया है अभी, कंट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन स्कीम बट मेंशन अंडर 80CCD, कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड इन केस ऑफ अग्निपथ स्कीम दैट इज मेंशन अंडर 80CCH। ये अमेंडमेंट था, ठीक है। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन पे गए थे। चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि आपका सैलरी ड्यू है तो भी टैक्सेबल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एम्प्लॉयर तो भी टैक्सेबल है, सिर्फ ड्यू के साथ पेड भी है तो भी टैक्सेबल है, सिर्फ पेड है ड्यू नहीं है मतलब एडवांस तो भी टैक्सेबल है, और पुराने जमाने से सैलरी लेकर के आ रहे हो तो एरियर्स ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल है। तो बेसिकली मेथड ऑफ अकाउंटिंग इररिलेवेंट है। कैश या फिर एक्रूवल जो भी होगा उस पे, जो भी पहले होगा उस पे ड्यू है। हमने ग्रेड पे देखा 45,000, 5,000 और 75,000, मतलब क्या? एवरी ईयर यू आर गेटिंग 45,000 विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 5,000, मैक्सिमम अप टू 75,000, ठीक है ना। नेक्स्ट, पार्ट टाइम सैलरी और फुल टाइम सैलरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक एम्प्लॉयर ज्यादा एम्प्लॉयर से फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ टैक्सेबल है। फॉरगोइंग सैलरी इज स्टिल टैक्सेबल बिकॉज आप फॉरगो करके एम्प्लॉयर को वापस दे रहे हो। बट अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर किया ये बोलते हुए कि जो हमारा वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जामिशन का एक्ट है उसके तहत कोई डोनेशन रिलीफ फंड, कोई ड्रॉट रिलीफ फंड में दे दिया, फ्लड केस में दे दिया, नेचुरल कैलामिटी केस में दे दिया, तो वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। 192 के अंदर में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टीडीएस कट करके देना है, उसके लिए एम्प्लॉय ने डिटेल्स फॉर्म 12 बीबी के अंदर में एम्प्लॉयर को देने हैं। एम्प्लॉयर सैलरी माइनस टीडीएस करेगा, टीडीएस गवर्नमेंट को पे करेगा, एज अ कंफर्मेशन टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को उसका फॉर्म 16 दे देगा, और एम्प्लॉय उसका डिडक्शन एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग ले सकता है, ठीक है। लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी अलग है फ्रॉम एडवांस ऑफ सैलरी। एडवांस ऑफ सैलरी टैक्सेबल, लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी नॉट टैक्सेबल, ठीक है। इसको आगे एडजस्ट किया जाएगा। 17(3) के अंदर में प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी में 5 पॉइंट देखे थे। टर्मिनल कॉम्पेंसेशन देखा था, मॉडिफिकेशन के कारण या फाइनल टर्मिनेशन। पेमेंट फ्रॉम यूआरपीएफ देखा था, अप टू कौन सा है? अप टू नहीं, ओवर एंड अबव एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। पेमेंट अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी लमसम सम और व्हाटएवर सम रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय राइट बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, फर्क नहीं पड़ता, या कोई भी और सम अदर देन एग्जेम्प्टेड। डिडक्शन में 3 चीजें देखी। पहला 16(1)(a) था जो बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दोनों भी स्कीम में मिलेगा, और सिर्फ ओल्ड स्कीम में 16(2) और 16(3) मिलेगा। 16(2) इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) इज प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स ओनली इफ इट इज एक्चुअली पेड, मैक्सिमम 2,500, 115 बीएससी में अलाउड नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 115 बीएससी में अलाउड नहीं है, बट नॉन गवर्नमेंट के लिए वैसे भी डिडक्शन नहीं मिलता। गवर्नमेंट के लिए मिलता है, 3 कंडीशंस है, 3 कैलकुलेशंस है। एक्चुअल रिसीव्ड,
या फिर 5,000 या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर। चलिए बेनिफिट के अंदर हमें सबसे पहली चीज जो हमने स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी जो है सेक्शन नंबर 10 के अंदर हमें एग्जाम्पशन कवर्ड है। अगर आप ड्यूरिंग दी सर्विस ग्रेचुइटी लेते हो तो हमेशा टैक्सेबल रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नहीं हो। अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रेचुइटी को लेते हो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे या आपके डेथ के बाद आपके फैमिली को दिया जाता है, तो उस केस में 10 के अंदर हमें एग्जाम्पशन दिया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरी तरीके से 100%, राइट, उसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद अगर अदर देन गवर्नमेंट की बात करें हम, तो अदर देन गवर्नमेंट के अंदर में आप पोगा से कवर्ड हो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, या फिर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट से कवर्ड नहीं हो। इन दोनों केसेस में 3 कंडीशंस दिए गए हैं, 3 कैलकुलेशंस दिए गए, तीनों में से जो लोअर है वो अलाउड है एग्जाम्पशन, जिसमें से पहले 2 कंडीशंस दोनों के केस में सेम है। पहला है एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा है 20 लाख रुपीस। थर्ड वन, इन केस ऑफ पोगा इट इज 15/26 multiplied by last on salary, where salary is on due basis and it is basic plus DA. In case of seasonal employment, it will be 15 नहीं 7/26। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस लेने हैं, अगर पार्ट लेना है तो एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं पोगा में कवर्ड नहीं हो तो इट बिकम्स 15/30, दैट इज हाफ इनटू मंथ्स सैलरी। लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेना है इमीडिएटली बिफोर द रिटायरमेंट, और यहां पे फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, कंप्लीटेड ईयर्स की ही बात करनी है। सैलरी ड्यू बेसिस पे होगा, सैलरी विल बी इक्वल टू बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पस के लिए, और कमीशन परसेंटेज बेसिस पे। रिटायरमेंट के लिए जो डीए होता है और जो नहीं होता है इसकी अलग अलग होता है, इसका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। नेक्स्ट, अगर आपको सैलरी मिलती है एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से तो मैक्सिमम लाइफ टाइम में आप 20 लाख रुपीस तक की एग्जाम्पशन ले सकते हो। पहले अगर आपने ऑलरेडी 5 लाख का एग्जाम्पशन ले रखा है तो अभी सिर्फ 15 लाख का ही एग्जाम्पशन मिलेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है, अदरवाइज ग्रेचुइटी को एग्जाम्प्ट नहीं कराया जा सकता। दूसरा हमने देखा सेक्शन नंबर 10(10)(a) के अंदर में पेंशन की बात की। पेंशन अनकम्यूटेड हो तो फुल्ली टैक्सेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एम्प्लॉय। अगर कम्यूटेड हो तो वहां पे एग्जाम्पशन है कुछ पर्टिकुलर लेवल तक अंडर 10(10)(a। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है तो आपको बेनिफिट कम दिया जाएगा, तो 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेबल वैल्यू ऑफ द पेंशन। कम्यूटेबल कितना भी मिला उसकी वैल्यू पूरी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नॉट रिसीविंग ग्रेचुइटी तो ज्यादा एग्जाम्पशन मिला हुआ है 1.5, यानी कि 1/2 हाफ इंटू फुल्ली कम्यूटेबल वैल्यू ऑफ द पेंशन। कम्यूटेबल वैल्यू जितना भी कम्यूटेड अमाउंट है आपका डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितना कम्यूट किया गया है, उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। ओल्ड न्यू स्कीम के अंदर में दोनों में चल जाएगा, ग्रेचुइटी भी दोनों में चल जाएगा, पेंशन भी। जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को केस में भी ये मिल जाएगा उनको। अगर सेक्शन 10(18) की बात करूं तो बात करता है पेंशन रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ कैलेंडरी अवार्ड्स, जो एग्जेम्प्टेड है, ड्यूरिंग भी मिलता है, एग्जेम्प्टेड है, डेथ या रिटायरमेंट पे मिलता है तो भी। 2 कंडीशन है, पहला अवार्ड नोटिफाइड होना चाहिए, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होना चाहिए। अगर पेरेंट्स को मिलता है, पेरेंट्स के केस में भी 100% एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड स्पाउस चिल्ड्रन या पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर के केस में फुल्ली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कीम अवेलेबल है। सीबीडीटी का सर्कुलर पढ़ा हमने, नेवल यानी कि नेवी, मिलिट्री यानी कि आर्मी एंड एयरफोर्स के केस में अगर आपको सर्विस के दौरान कोई डिसेबिलिटी होती है जिसके कारण से आपको निकाला जाता है, आपको निकलना पड़ता है, वहां पे दिस बिकम्स एग्जेम्प्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये कवर्ड नहीं है। ठीक है, 10(10)(a) के अंदर में हमने लीव एनकैशमेंट देखा। लीव एनकैशमेंट या लीव कैश सैलरी जो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के केस में पूरा एग्जाम्प्ट है, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में एग्जाम्प्ट नहीं है। उसके अलावा लोअर लिमिट दिया गया है 4 में से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। पहला 25 लाख, दूसरा है लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, तीसरा 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी earned leaves to the credit of the employee multiplied by average salary। average salary क्या होता है हमने देखा हुआ, 10 months का salary before retirement, salary is basic plus DA, retirement plus commission, और earned leave to the credit of salary is annual entitlement कितना है, not more than 30 days हो सकता है, maximum 30 days है, multiplied by completed years of actual service है, fraction को इग्नोर करिए, minus leaves availed during the service। ठीक है, उसके बाद रिटायरमेंट में यहां पे इस पर्टिकुलर केस के लिए रेजिग्नेशन भी आ जाता है, दोनों स्कीम में अलाउड है। 10(10) भी बात करता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन का, यूजुअली आईडीए के हिसाब से चलता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से। 3 लिमिट्स है, व्हिचएवर इज लोअर। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज पर आईडीए व्हिच इज यूजुअली 15/26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज 3 मंथ का सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयरऑफ इन एक्सीड ऑफ 6 मंथ्स, देन इज 5 लाख रुपीस, राइट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर मिलता है तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सैलरी क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन सब आ जाएगा उसमें। उसके बाद हमने गोल्डन हैंडशेक स्कीम या फिर वीआरएस या वीएसएस देखा, वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम 10(10)(c) के अंदर में कुछ कंडीशंस थे। रिसीव होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिसीव होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएसयू, एनी कंपनी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस, नोटिफाइड आईआईएम एंड आईएफटी एज फार एज योर एम्प्लॉइज इज कंसर्न। उसके बाद कंपेंसेशन जो मिलता है कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से। गाइडलाइंस क्या क्या थी, गाइडलाइंस हमने जस्ट लिखी है। एम्प्लॉय शुड बी ग्रेटर देन 40 ईयर्स, एम्प्लॉय शुड बी इन सर्विस फॉर ग्रेटर देन 10 ईयर्स। पीएसयू के केस में दोनों एप्लीकेबल नहीं है, आप कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर नहीं हो सकते। आपका ओवरऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर अ कंपनी शुड रिड्यूस, वैकेंसी फिलअप नहीं होनी चाहिए। सच एम्प्लॉय शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन अनदर कंपनी इन दी सेम मैनेजमेंट ग्रुप।
ग्रुप। उसके बाद गाइडलाइंस के बाद हमने देखा था कि आपका एग्जामिशन एक ही बार मिलेगा लाइफ टाइम में। 89 का रिलीफ चूज किया तो 1010 से चला गया, 1010 से चूज किया तो 89 का एग्जामिशन चला जाएगा, यहाँ रिलीफ चला जाएगा। कितना एग्जामिशन अलाउड है? 4 लिमिट है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख रुपीज, 3 मंथ्स का सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए आर वाला प्लस कमीशन परसेंटेज वाला, एंड सैलरी एट द टाइम ऑफ वीआरएस मल्टीप्लाई बाय बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। अगर आप 11 बीएससी के हो या ओल्ड के हो तो भी ये चीज अलाउड है। दैट वाज इट, राइट। सो हमने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पे, हमने वी स्टार्टेड विथ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दैट इज हमने स्टार्ट किया सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 जो है आपका लीव ट्रैवल कंसेशन। हमने देखा कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को या उसके फैमिली को या फिर उसके फैमिली को, फैमिली में स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आते ही है, वेदर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स तभी आते हैं ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। सो इस केस के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लीव ट्रैवल कंसेशन की बात करते हैं। दो चीजें हो सकती है, वन इज ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया, या सेकंड इज ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर द रिटायरमेंट और आफ्टर द टर्मिनेशन। ब्लॉक वाइज जाते हैं, 9th ब्लॉक 2018 टू 21 का है, 4 कैलेंडर ईयर्स का ब्लॉक होता है। 10th ब्लॉक जो करंट ब्लॉक चल रहा है 2022 से लेकर के 2025 का होता है, ठीक है। एग्जामिशन कब मिलेगा आपको? एग्जामिशन मिल सकता है 2 जर्नीज के लिए इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स, जो हमने देखा हुआ है। अगर आप ये दोनों के दोनों एग्जामिशंस को क्लेम नहीं करते हो तो आप उसमें से एक एग्जामिशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नॉट फॉर द होल ब्लॉक बट फॉर द फॉलोइंग ब्लॉक का एक फर्स्ट कैलेंडर ईयर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये रूल का एक्सेप्शन है, अगर चिल्ड्रन बॉर्न है बिफोर 1/10/1998 तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर 1 चाइल्ड, तो एक चाइल्ड उसके बाद 2 बच्चे पैदा हो गए, ट्विंस पैदा हो गए, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। इनके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं तो भी ये रिस्ट्रिक्शंस काम नहीं करते हैं। अमाउंट क्या है एग्जामिशन का? आपको जो भी अमाउंट आपने एक्सपेंड किया है या फिर जो फेयर दिया हुआ है, विचएवर इज लोअर। सर फेयर क्या दिया हुआ है? एयर के केस में इकोनॉमी क्लास दिया हुआ है फॉर शॉर्टेस्ट रूट इन केस ऑफ अ नेशनल कैरियर, एंड रेल के केस में एसी फर्स्ट क्लास की बात हो रही है और अमाउंट स्पेंड विचएवर इज लोअर। अगर आप रेल की कनेक्टिविटी और जाना नहीं चाहते हो तो भी आपको एसी फर्स्ट क्लास जो है उतना ही एग्जेम्प्टेड दिया जाएगा आपको फेयर, या फिर आपको अगर कनेक्टिविटी है ही नहीं तो भी आपको फर्स्ट क्लास या फिर डीलक्स क्लास ऑफ बस का फेयर दिया जाएगा, ठीक है। और जहां पे भी रूट की बात होती है शॉर्टेस्ट रूट ही लेना है हमेशा, जो भी शॉर्टेस्ट अवेलेबल रूट है। अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा हूं, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो मेरा रिजीम है उसमें मैं 10/5 का बेनिफिट नहीं ले सकता हूं, ठीक है। उसके बाद हमने एक समराइजेशन बनाया था और इस समराइजेशन के अंदर में हमने लीव ट्रैवल कंसेशन तक बात की थी। 1010 ग्रेचुइटी की बात करता है, 1010A पेंशन की बात करता है, 1010AA लीव एनकैशमेंट की बात करता है, 1018 गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करता है, 1010B रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन की बात करता है, 1010C वीआरएस की बात करता है। ये सभी के केस में आप ओल्ड स्कीम लो या न्यू स्कीम लो, दोनों केस में चल जाएगा काम, ठीक है। बट 10/5 जो लीव ट्रैवल कंसेशन है ये न्यू स्कीम में काम आपका नहीं चलेगा, यानी कि डिफॉल्ट स्कीम में। ओल्ड स्कीम यानी कि अल्टरनेटिव स्कीम में काम चल सकता है। अलाउंसेस के अंदर हमने 3 कैटेगरीज देखी। कैटेगरी नंबर 1 जो फुल्ली टैक्सेबल है, जो यूजुअली पर्सनल इन नेचर होते हैं। कैटेगरी नंबर 2 व्हिच इज एग्जेम्प्टेड अप टू द अमाउंट स्पेंड फॉर प्रोफेशनल या ऑफिशियल वर्क, ये पार्टली पर्सनल पार्टली प्रोफेशनल है। और थर्ड वाला जो है इसमें अमाउंट एग्जेम्प्ट उतना ही होगा जितना आईटी एक्ट के अंदर में मेंशन्ड है, राइट। कुछ केसेस देखे थे इसके अपन ने। उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई थी। कैटेगरी 1 फुल्ली टैक्सेबल में भी स्टार्टेड विद एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, मील अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कुछ अदर्स थे। कैटेगरी 2 के अंदर में हमने देखा ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, इनका डिफरेंस समझा हमने। डेली अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस या असिस्टेंट अलाउंस देख लिया हमने, एकेडमिक अलाउंस या रिसर्च अलाउंस या प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस देख लिया, यूनिफॉर्म अलाउंस देख लिया। थर्ड कैटेगरी के अंदर में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, रनिंग अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस एंड कुछ अदर्स थे, ठीक है। इसमें से एक एक करके डिस्कशन करना स्टार्ट करना था, जिसमें से पहला डिस्कशन सेक्शन 1013A हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, यानी कि एचआरए के बारे में हमने स्टार्ट किया था। एचआरए जो होता है ये यूजुअली फुल्ली टैक्सेबल होता है, बट 1013A आकर के कहता है दैट दिस इज एग्जेम्प्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बेस्ड अपॉन सम कैलकुलेशंस ओनली इफ यू आर पेइंग द रेंट एंड यू डू नॉट हैव अ हाउस इन योर ओन नेम। If both of the conditions or any of the condition is not satisfied, it is fully taxable. If these conditions are satisfied, you go to check out 3 calculations. हमने तीनों कैलकुलेशन के बेसिस भी चेक किए थे कि क्यों ये बेसिस दिए हुए हैं। तो exempt to the least of actual HRA received 50% or 40% of salary, rent paid minus 10% of salary. जब मैं बोलता हूँ 50% or 40% of salary, तो 50% in case if your house is located in the metro city of Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. Rent paid minus 10% of salary और 40-50% of salary में salary जो है that is basic plus DA if forming part of the salary and commission if it is given in terms of percentage. HR is not exempt if the SSC pays tax under 115 BAC. पढ़ा है इस बारे में, ठीक है। उसके बाद लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयर इंपॉर्टेंट नहीं, लोकेशन ऑफ अकोमोडेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीए तभी कंसिडर करना है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट, एंड कमीशन इफ इट फॉर्म्स अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, राइट। सो दैट वाज इट, आई गेस। इसके अंदर में हमने
एक्चुअली स्टार्ट किया था हाउस रेंट अलाउंस, जहां पे हमने देखा था सेक्शन नंबर 1013 ए के अंदर में हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाता है। आइडियली हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल होता है, क्योंकि ये अलाउंस हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं और हमने हमारे हिसाब से कैटेगरी 1 में डाला हुआ है। बट 1013 ने आकर के बोलता है कि अगर आप वो व्यक्ति हो जिसके पास खुद का घर है ही नहीं, अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और एट द सेम टाइम आपने क्या किया हुआ है, आपने रेंट भरा हुआ है किसी घर के लिए, तो उस केस में हम अलाउ कर देंगे आपको हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो दो कंडीशंस है, एक तो आपका घर खुद के नाम पे नहीं होना चाहिए, दूसरा आपने रेंट भरना चाहिए। एग्जाम टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीन कैलकुलेशंस हमने करने हैं। पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड इज 50% और 40% ऑफ सैलरी, थर्ड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जब मैं 50% और 40% ऑफ सैलरी बोलता हूं तो 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज एज स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, एंड 40% इन केस ऑफ अदर सिटीज। एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप अदर सिटीज कंसिडर करोगे 40%। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सो उसके केस में भी सैलरी जो है दोनों के केसेस में रादर बेसिक प्लस डीए इफ वाला पार्ट, यानी कि रिटायरमेंट वाला पार्ट, इफ फॉर्मिंग अ पार्ट, एंड कमीशन परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम गए थे, हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हुए थे आई गेस, राइट। क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के बाद वी वेंट ऑन टू कैटेगरी 1 अलाउंस, जहां हमने सिटी कॉम्पेंसेटरी देखा, हमने एंटरटेनमेंट देखा, हमने डीए देखा। डीए के इस केस में डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस आ सकता है, डियरनेस पे आ सकता है, दोनों में फुल्ली टैक्सेबल है। डीए जो है ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो टाइम टू टाइम आपको सैलरी के केस में कंसिडर करना है, बाय डिफॉल्ट असम्पशन यही लेना है। देन मेडिकल है, लंच, टिफिन, कैश, मील अलाउंस करके आता है, डिप्यूटेशन अलाउंस करके आता है, ओवर टाइम, प्रोजेक्ट अलाउंस करके आता है, सर्वेंट, वार्डन, फैमिली, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस करके आ सकते हैं। ठीक है, सब फुल्ली टैक्सेबल है। कैटेगरी 2 एग्जाम्पशन ओनली अप टू द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड फॉर ऑफिशियल पर्पस जो है, उसके अंदर में वी हैड ट्रैवलिंग, वी हैड कन्वेंस, वी हैड डेली अलाउंस, वी हैड हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस, वी हैड एकेडमिक रिसर्च और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, वी हैड यूनिफॉर्म अलाउंस। नाम से फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा हुआ है, काम से फर्क पड़ता है, नेचर ऑफ अलाउंस से फर्क पड़ता है। कैटेगरी 3 के अंदर में हमने देखा एग्जाम्पशंस अप टू द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें पहला था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम टू 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इंक्लूड्स अडॉप्टेड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इंक्लूड्स स्टेप चिल्ड्रन ऑल्सो, तो मैक्सिमम 2400 हो जाएगा, प्रोवाइडेड एक्चुअल में चिल्ड्रन है और एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के अंदर में 300 पर मंथ पर चाइल्ड है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, अगेन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चिल्ड्रन, मैक्सिमम 7200 पर एनम हो जाएगा। ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस 200 पर मंथ था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ओनली इफ द एसएससी इज डेफ, ब्लाइंड और डम, उस केस में 3200 पर मंथ था। माइनिंग अंडरग्राउंड अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं ये 800 रुपीज पर मंथ है। रनिंग अलाउंस टू मीट द डेली एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉइज इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये 70% ऑफ द अलाउंस रिसीव, या 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर है। और उसके अलावा अगर होता है तो डेली अलाउंस अगर आता है तो रनिंग टैक्सेबल, रनिंग एग्जाम्प्ट करते हो तो डेली टैक्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वी सॉ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस आर्म्ड फोर्सेस के लिए 3900, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस आर्म्ड फोर्सेस के लिए 9000 से लेकर के 15,000 फीट तक अगर होगा तो 1060 पर मंथ, 15,000 फीट से ऊपर होगा तो 1600 पर मंथ होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हाईली एक्टिव फील्ड अलाउंस जो है आर्म्ड फोर्सेस के लिए 4200 पर मंथ है। देन आइलैंड ड्यूटी अलाउंस अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के केस में 3250 पर मंथ है। उसके बाद हमने देखा था कि आपका 115 बीएसी जो है ये एप्लीकेबल नहीं है अगर आप एचआरए यूज करते हो तो। ठीक है ना, 115 बीएसी के अंदर में आप जा नहीं सकते, 115 बीएसी के अंदर आप जा रहे हो तो एचआर आप बेनिफिट ले नहीं सकते। कैटेगरी 1 में तो सभी टैक्सेबल, बाकी दोनों केसेस में। कैटेगरी 2 जो है ट्रैवलिंग, कन्वेंस और डेली, ये तीन ही है जो 115 बीएसी के साथ अलाउड है, बाकी के अलाउड नहीं है। ट्रांसपोर्ट हैंडीकैप के लिए अकेला ही जो अलाउड है 115 बीएसी के अंदर, बाकी के अलाउड नहीं है। Allowances given to Indian citizen being government employees providing service outside India, तो 115 BAC अलाउड है, आप चेक कर सकते हो, ये सब दिया है सेक्शन 10(7) के अंदर में, राइट। फुली एग्जाम्ड अलाउंसेस है और 115 BAC के अंदर में अलाउड नहीं है। ये है ट्रैवलिंग अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस, सम्पट्यूरी अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, यूएनओ का एम्प्लॉयर यूएनओ के एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है तो। सो हमने इस सेशन में क्या क्या देखा, वी स्टार्टेड विद 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स का अंडरस्टैंडिंग। अपार्ट फ्रॉम सैलरी वी कैन गेट रीइंबर्समेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वी कैन गेट अलाउंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वी कैन गेट पर्क्विजिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, राइट। उसके अंदर में हमने देखा रीइंबर्समेंट अगर होता है तो पहले हम खर्चा करते हैं, बाद में रीइंबर्समेंट मिलता है प्रूफ वगैरह सबमिट करने के बाद, एंड इट इज टोटली टैक्सेबल। हाउएवर एक जमाने में ये एग्जम्पशन मिला करता था। सेकंड वी सॉ अलाउंसेस, अलाउंसेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जहां पे हमें बेनिफिट तो नहीं मिलता, हमें कैश मिल जाता है और हम उसको बाद में एक्सपेंडिचर करते हैं, राइट। सो कैश कितना मिलता है ये डिसाइड करता है एम्प्लॉयर, बट उसके ऊपर टैक्सेबल कितना होता है, एग्जाम्प्ट कितना होता है, ये डिसाइड करता है इनकम टैक्स गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पर्क्विजिट्स के अंदर में कैसा होता है, कैश दिया ही नहीं जाता, आपको फैसिलिटी दी जाती है डायरेक्टली, और वो फैसिलिटी का फेयर मार्केट वैल्यू या उसके वैल्यूएशन रूल्स है उसके हिसाब से उसको टैक्सेबल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम गए थे पर्क्विजिट्स को डिटेल में समझने के लिए, जहां पे हमने सबसे पहले 12-13 पॉइंट्स देखे थे फॉर एग्जेम्प्टेड पर्क्विजिट्स, जिसमें फर्स्ट वन था टी और स्नैक्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स।
इवन इफ वर्किंग आवर्स एक्सटेंड किए जाते स्टिल दोज आर कॉल्ड एज वर्किंग आवर्स ओनली। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती है जो पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, कुछ गेम्स हो गए, कोई ट्रेनिंग सेशंस हो गए, कोई भी ट्रिप हो गई, पिकनिक हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड वन वी सॉ इज गुड्स सोल्ड टू द एम्प्लॉइज एट कंसेशनल रेट, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट तो परक्विजिट्स हो जाएगा, कंसेशनल रेट पे दिया गया तो कवर्ड है। कन्वेंस के फैसिलिटी की बात की थी, जहां पे कोई भी कन्वेंस दिया जाता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस टोटली एग्जेम्प्टेड। कन्वेंस उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस अगर दिया जाता है दैट इज गिवन फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिस टू रेसिडेंस या टू एंड फ्रो, दैट इज एग्जेम्प्टेड। ट्रेनिंग के केस में लॉजिंग बोर्डिंग के साथ एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आप सर्विस इंडिया के बाहर दे रहे हो, मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं इसके ऊपर एमसीक्यू, ऑलमोस्ट निश्चित है आपके एग्जाम में आने के लिए कि ये पूरा हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। देन आफ्टर दैट वी वेंट ऑन टू कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड स्कीम्स, जहां पे अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन स्टाफ इंश्योरेंस या स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस को जा रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। एनुअल प्रीमियम अगर आप दे रहे हो ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, वो भी एग्जेम्प्टेड है। मेडिकल फैसिलिटी ऑफिस में दी जा रही है, एग्जेम्प्टेड है। पीरियोडिकल जर्नल्स या कोई भी टाइप का स्टेशनरी या बुक्स वगैरह दिया जा रहा है फॉर कैरिंग आउट दी वर्क, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड। टेलीफोन मोबाइल फोन फैसिलिटी इवन दो वन लैपटॉप एक्सेट्रा, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर दिया जाता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर दिया जाता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस एग्जेम्प्टेड है। तो ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट यूनियन मिनिस्टर या इवन लीडर ऑफ अपोजिशन, ये भी एग्जेम्प्टेड है। हमने अकोमोडेशन के ऊपर डिटेल में बात की है, देखेंगे वहां पे भी हमने एक्सेप्शन लिख के रखा था। अकोमोडेशन के अंदर में अगर आप ट्रांसफर बेसिस पे हो तो अगर आपको होटल में अकोमोडेशन दिया जाए तो मैक्सिमम 15 डेज तक का ये एग्जेम्प्टेड रहेगा। रिमोट एरिया में दिया जा रहा है, रिमोट एरिया में क्या क्या चीज आएगी, माइनिंग साइट, ऑनशोर एक्सप्लोरेशन, ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, डैम साइट या फिर पावर जनरेशन, 5 चीजें। अकोमोडेशन के अंदर में वी स्टार्टेड विद द मेन पार्ट जहां पे अमेंडमेंट्स काफी थे। अकोमोडेशन के अंदर में रेंट फ्री प्लस अनफर्निश्ड या रेंट फ्री प्लस फर्निश्ड, सिंपल इक्वेशन है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में अगर फर्नीचर का वैल्यू ऐड कर दोगे तो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाता है। अनफर्निश्ड के केस में 3 कैटेगरीज बन सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में लाइसेंस फी आ जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में 2 पार्ट्स बन जाएंगे, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने हायर किया हो, तो वॉट एवर रेंट चार्जेस हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। ये 15% ऑफ सैलरी को 10% ऑफ सैलरी कर दिया गया फ्रॉम 1 सितंबर 2023 फॉर रिमेनिंग 7 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो पहले 15 था, अभी 10 है। बट आपके ईयर में, आपका ईयर स्पेशल ईयर है, आपके ईयर में दोनों भी लिमिट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, उस केस में तो रेंट पेड नहीं है। तो अप टू 31 अगस्त हम 2001 के सेंसस को फॉलो करेंगे। आपके सिटी के अंदर में अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी। आपके सिटी के अंदर में पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक है, 10% ऑफ सैलरी। अबाउट 25 लाख से 15% ऑफ सैलरी। इनको रिवाइज करके 2011 सेंसस के हिसाब से अप टू 15 लाख कर दिया है 5%। मतलब देखिए लिमिट बढ़ा दिया है पॉपुलेशन का, बट यहाँ पे ये वाला जो परसेंटेज है वो कम कर दिया गया है। 15 लाख टू 40 लाख अगर तो 7.5% ऑफ सैलरी, अबव 40 लाख तो 10% ऑफ सैलरी। ये एज पर 2011 सेंसस बन जाएगा। हमने नोट्स के अंदर में देखा था वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन विथ एनी बॉडी और एनी पीएसयू अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये माना जाएगा कि वो पीएसयू, वो बॉडी, वो कंपनी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वही एम्प्लॉयर है। और ऐसा माना जाएगा कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, ये वाला पार्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर, अगर अकोमोडेशन दिया जा रहा है किसी एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर भी सेम है, अकोमोडेशन भी सेम है, एम्प्लॉय भी सेम है, तो जो पहले फर्स्ट प्रीवियस ईयर का जो यू कैन से अलाउंस या सॉरी परक्यूजिट जो दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू है, उसको आपने सीआईआई के हिसाब से एडजस्ट करना है रेशियो में। अगर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ उसको मैच करना तो वहां तक रिस्ट्रिक्ट रहेगा, वो उसको एक्सीड नहीं कर सकता है वो। ठीक है, इन केस इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट जो भी है तो उसको रिड्यूस करना है कैलकुलेशन में से। फर्निश्ड के अंदर में हमने देखा कि अनफर्निश्ड जैसे हमने देखा वैसा ही करना है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर के अंदर में 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट अगर ओन्ड है, अगर हायर किया हुआ है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर है। इन सभी केसेस में सैलरी क्या यूज किया जाएगा, भले एक एम्प्लॉयर का हो या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर का हो, सैलरी विल बी बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन, कोई भी चलेगा, बोनस, फीस, अलाउंसेस सबके सब, और अदर कोई भी चीज दी गई है। क्या इंक्लूडेड नहीं है, परक्यूजिट इंक्लूडेड नहीं है, अरियर्स इंक्लूडेड नहीं है, एडवांस इंक्लूडेड नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इंक्लूडेड नहीं है। अकोमोडेशन इन होटल, अगर होटल में अकोमोडेशन दे रहे हैं आपको, एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा सर, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेबल whichever is lower. If rent charges are recovered by the employee, then reduce it from the वैल्यू सो कैलकुलेटेड। ये हर बार हमने देखा हुआ है। ठीक है, अगर ट्रांसफर पर्पस के लिए तो 15 डेज तक एग्जेम्प्टेड है, इसकी बात भी हमने कर ली है।
नेक्स्ट उसके बाद हमने एग्जांपल देखा था कि अगर मुझे अकोमोडेशन मिल चुका है और उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो रहा है तो 90 डेज तक विच एवर इज लोअर को टैक्स करेंगे, 90 डेज के बाद अगर समय लगता है तो बोथ को टैक्सेबल कर देंगे। इसमें एक्सेप्शन दिया गया है, अगर अकोमोडेशन टेम्परली दिया गया है टू दी एम्प्लॉइज एट माइनिंग साइट, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन, एनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, उसमें आ जाता है डैम साइड, पावर जनरेशन या ऑफशोर। उस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था यहाँ पे, हाउएवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट अमेंडमेंट है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। दो जगह पे ये एक्सेप्शन प्रोवाइड किया जाता है। पहला, अगर प्लिंथ एरिया आपका लेस देन इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट है, जो पहले 800 स्क्वायर फीट था अप टू 31st ऑफ अगस्त, ठीक है। ये 31st ऑफ अगस्त इन केस ऑफ अकोमोडेशन ही परक्विजिट में ही अमेंडमेंट है, बाकी जगह पे ऐसा कुछ नहीं है। या फिर रिमोट एरिया, तो इसमें ये चेंज था। प्लस इट इज लोकेटेड मोर देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड। रिमोट एरिया के अंदर में ऐसा बोला गया है, रिमोट एरिया का डेफिनेशन प्रॉपर्ली दिया गया है, वो बोला गया है कि कोई भी एरिया, ये अगेन आफ्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी एरिया जो लोकल लिमिट्स के अदर देन लोकल लिमिट्स के अंदर है और 30 किलोमीटर्स के आगे है एरियल डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। और ये लोकल लिमिट्स क्या रहेंगी? लोकल लिमिट्स एज पर 2011 सेंसस इट शुड बी 1 लाख, बट यही सब चीजें पहले 5 महीने के लिए 31 अगस्त तक के लिए इट वुड बी 40 किलोमीटर्स एंड इट वुड बी 20,000 ओनली एज पर 2001।